नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। रिश्वत बयान मामले में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को चुनाव आयोग का दोबारा नोटिस। कहा बयान के सीडी से नहीं हुई कोई छेड़छाड़। कल दोपहर तक मांगा जवाब। उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आज चुनाव आयोग की टीम। तीसरे और चौथे चरण के चुनाव की तैयारियों का लेगी जायजा। राज्य के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र आज। आगरा में गिरता जल स्तर और पीने के पानी की किल्लत बना चुनावी मुद्दा। पानी में ज्यादा फ्लोराइड के चलते सैकड़ों बीमार। अमित शाह का दावा, उत्तराखंड में भ्रष्टाचार और अराजकता का बोलबाला। राज्य में 2/3 बहुमत से सरकार बनाने का भरोसा। चुनाव आयोग ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में फिर नोटिस भेजा है। इससे पहले मनोहर पर्रिकर ने नोटिस का जवाब देते हुए कहा था कि कोंकणी में उनके भाषण का गलत अनुवाद हुआ है, लेकिन चुनाव आयोग ने इस दलील को खारिज कर दिया। आयोग ने सीडी की जांच के बाद दावा किया कि उनके भाषण से किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं की गई। अब इस मामले में चुनाव आयोग ने कल दोपहर 3 बजे तक मनोहर पर्रिकर से जवाब मांगा है। असल में गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान मनोहर पर्रिकर ने एक रैली में घूस से जुड़ा बयान दिया था, जिसे चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन माना। प्रणब गोस्वामी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े, उनका रुख करेंगे। प्रणब, क्या क्या बातें कही गई थी मनोहर पर्रिकर की तरफ से अपनी सफाई में, और क्या पता लग पा रहा है, और अब कितनी मुश्किलें बढ़ी हैं? दोबारा नोटिस भेजा गया है। देखिए, मुश्किलें जरूर बढ़ी हैं, क्योंकि यही एक ऐसा मुद्दा था कि पैसे लेकर किसी भी दल से पैसे ले लें और वोट उन्हीं की पार्टी को दे। इसी तरह के आरोप बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके खिलाफ यही आरोप लगाकर इलेक्शन कमीशन में गई थी बीजेपी। और इसको लेकर न सिर्फ जो गोवा के जो बीजेपी यूनिट है वो, बल्कि जो केंद्रीय नेता है बीजेपी के, उन्होंने भी चुनाव आयोग से मुलाकात की थी। और अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले पर घिरते नजर आए थे, उनके खिलाफ एफआईआर के निर्देश दिए गए थे। और ठीक उसी तरह का बयान जब मनोहर पर्रिकर की तरफ से आया, जिस तरह के आरोप लगे हैं अभी उन पर, उसके बाद जाहिर सी बात है कि बीजेपी इस पूरे मुद्दे पर बैकफुट पे आई है। हालांकि मनोहर पर्रिकर ने स्पष्ट किया है कि सीडी से यह छेड़खानी की गई है। सीडी की प्रामाणिकता पर उन्होंने सवाल उठाया है, जिसको कि चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। और चुनाव आयोग ने इसकी सत्यता पर जो सवाल उठाए गए थे उसको भी खारिज कर दिया। तो अब मनोहर पर्रिकर को यह साबित करना होगा कि जो उन्होंने बात कही थी वो किस संदर्भ में कही थी, और अगर वो इसको प्रमाणित करने में कामयाब नहीं हुए तो फिर परेशानी निश्चित तौर पर पर्रिकर के लिए खड़ी हो सकती है। ठीक वैसी परेशानी जैसे मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल इनका सामना कर रहे हैं। बिल्कुल, तो कल दोपहर 3 बजे तक का वक्त दिया गया है, जब मनोहर पर्रिकर को अपना दोबारा जो उन्हें नोटिस भेजा गया उसका जवाब चुनाव आयोग में दाखिल करना है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रणब, इस तमाम बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए। और आइए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में तीसरे और चौथे चरण के मतदान की व्यवस्था का जायजा लेने चुनाव आयोग की टीम आज और कल चुनावी इलाकों के दौरे पर रहेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी और दोनों चुनाव आयुक्त जिलों के रिटर्निंग ऑफिसर और कानून व्यवस्था संभालने वाले अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान चुनाव आयुक्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले भी आयोग ने पहले और दूसरे दौर के मतदान वाले इलाकों में इंतजाम का जायजा लिया था। राज्य में 19 और 23 फरवरी को तीसरे और चौथे दौर के लिए मतदान होना है। कांग्रेस गठबंधन आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करेगा। माना जा रहा है कि इस घोषणा पत्र में युवाओं, किसानों और महिलाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस दौरान उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर मौजूद रहेंगे। वहीं दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित समेत कई और बड़े नेता भी शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को मेरठ में चुनावी रैली को संबोधित किया। दोनों नेताओं की यह प्रदेश में दूसरी साझा रैली है। इस मौके पर राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री लोगों में नफरत फैला रहे हैं। अखिलेश यादव
मेरठ के ऐतिहासिक नौचंदी मेला ग्राउंड में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री आते हैं और लोगों के बीच क्रोध फैलाते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश एक साथ खड़ा है, इस साथ को तोड़ा नहीं जा सकता। यहां से मैसेज जाना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के युवा एक साथ खड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के युवा मेक इन उत्तर प्रदेश करना चाहते हैं। पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश एक साथ खड़ा है, इस प्रदेश को तोड़ा नहीं जा सकता है, इस प्रदेश में नफरत नहीं फैलाई जा सकती है। इस मौके पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्कैम शब्द में मायावती को शामिल करना हैरत भरा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मायावती के साथ 3 बार गठबंधन किया और उनके साथ मिलकर सरकार बनाई है। हमारी बुआ का नाम क्यों जोड़ दिया, ये बताओ पहले तो। अरे बुआ से तो इनके रिश्ते बहुत करीब के रहे हैं। आप जानते होंगे, बताओ रक्षाबंधन किसने मिलके मनाया? और उत्तर प्रदेश में 3 बार मिलके सरकार बनाई। उनकी परिभाषा कुछ और थी, हमारी भी परिभाषा थी। जिनके नाम ए और एम से शुरू होते हैं, उससे देश को बचाने का काम हमें और आपको मिलकर के करना है। दोनों नेताओं ने लोगों को भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का साथ लंबी अवधि का है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि आगामी चुनाव में देश की राजनीति के लिए काफी अहम है, जबकि राहुल गांधी ने कहा कि ये चुनाव देश का भविष्य तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी मंगलवार को गाजियाबाद और संभल में चुनावी सभाएं की। गाजियाबाद में मायावती ने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस आरक्षण खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। गाजियाबाद के निर्माण विभाग मैदान में आयोजित जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि यूपी की मौजूदा सरकार भ्रष्ट है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 5 साल के दौरान यूपी में विकास के नाम पर सिर्फ अपराध व दंगा हुआ है। वर्तमान सत्ता सरकार का लगभग पूरा कार्यकाल हर स्तर पर व हर मामले में अति निराशाजनक व अति कष्टदायक ही बना रहा है। केंद्र सरकार को दलित विरोधी बताते हुए मायावती ने कहा कि बीजेपी सत्ता में आई तो प्रदेश में आरएसएस का एजेंडा लागू करेगी। बीएसपी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी नौकरियों में दलितों का आरक्षण खत्म करना चाहती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयासों से इन वर्गों को भारतीय संविधान में मिले आरक्षण व अन्य। शामली के चौसाना में गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन अवसरवादिता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बदहाल है और लोग पलायन को मजबूर हैं। और यहाँ पर कानून और व्यवस्था का सवाल है। मेरे भाइयों, हुकूमत ऐसी चाहिए, पलायन होना चाहिए। हुकूमत के रहते उनने बदमाश अपने सीने का बटन खोलकर उत्तर प्रदेश की सड़कों पर घूमे। गृह मंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी के अंदर विवाद के नाम पर जनता की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव 4 साल तक खामोश रहे और अब लड़ाई के बहाने लोगों का ध्यान मुद्दों से भटका रहे हैं। अरे जनता की आंखों में कैसे धूल झोंकते हैं? इतने दिनों तक सरकार चला दी लोगों ने, बताइए। कहते हैं मैं क्या करूं? यहाँ के मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं? मैं क्या करूं? हमारे चाचा हमको काम नहीं करने देते। लड़ना ही था तो सरकार 4 साल नहीं लड़ेगा। जब 5वां साल जब चुनाव आ गया तब लड़ने लगे। बीजेपी सांसद हुकुम सिंह की बेटी बीजेपी की उम्मीदवार हैं। गृह मंत्री ने यहां परिवारवाद के आरोपों को सिरे से नकार दिया। साथ ही उन्होंने वादा किया कि सरकार बनने पर गन्ना किसानों का बकाया भुगतान कराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चुनाव आयोग की एक समिति ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मथुरा के 2 उम्मीदवारों को नोटिस थमाया है। बीजेपी उम्मीदवार श्रीकांत शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने बिना अनुमति के प्रचार के लिए वीडियो वैन का इस्तेमाल किया। वहीं बीएसपी उम्मीदवार मनोज पाठक पर बिना अनुमति के जुलूस निकालने का आरोप है। मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी यानी एमसीएमसी ने इसके लिए दोनों को नोटिस थमाया है। एमसीएमसी का काम मुख्य रूप से पेड न्यूज और उम्मीदवारों के खर्च पर नजर रखने का होता है। चुनाव आयोग ने दोनों उम्मीदवारों से 24 घंटे के भीतर इन मामलों में खर्च का ब्यौरा मांगा है। और खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
उत्तराखंड में समुद्र तल से करीब 15,500 फुट की ऊंचाई पर मौजूद दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा पवित्र श्री हेमकुंड साहिब 1936 में बनकर तैयार हुआ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह के दुष्ट दमन रूप को समर्पित। आगरा जिले के सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों में पीने के पानी की किल्लत है। भूजल का गिरता स्तर और पानी की क्वालिटी को लेकर कोई पुख्ता कदम नहीं उठाए गए हैं। इससे नाराज स्थानीय लोग इसे चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। ये है शंभू। आगरा के रोहटा गांव में रहने वाले शंभू पेशे से बढ़ई हैं। इनका पूरा परिवार हड्डियों की बीमारी से परेशान है। इनकी पत्नी शांति 6 महीने की थी जब उनकी टांगों में टेढ़ापन आना शुरू हुआ। इसके बाद वो कभी ठीक से नहीं चल पाए। गांव में शंभू का परिवार इस बीमारी का अकेला शिकार नहीं है। इस खराब पानी वजह से हमारा ये हाल हुआ है और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का ये हाल ना हो खराब पानी से। पहली बात तो पानी नहीं आता है और आता भी है तो गंदा पानी आता है, किसी मतलब का नहीं आता है। ज्यादा कपड़े धो लो या फैला लो बस। और कीचड़ आती है, बिल्कुल सड़ी बदबू मारती है नहीं बुरी तरीके से। इतनी समस्या है पानी की और पीने का तो मतलब कहीं नहीं है बिल्कुल पानी। रोहटा में करीब 95 लोग हड्डियों की बीमारी से जूझ रहे हैं। पानी में फ्लोराइड की ज्यादा मात्रा के चलते स्केलेटल फ्लोरोसिस नाम की हड्डियों की बीमारी यहां आम है। इसके बावजूद आज तक किसी राजनीतिक दल ने इस समस्या को हल करने की कोशिश नहीं की। आगरा में पानी की काफी दिक्कत है और आज से नहीं 1947 से लेकर अब तक जो है लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इन 5 साल में हमने वो ध्यान दिया कि शायद आगरा की जनता हमेशा के लिए याद रखेगी। गंगा कैनाल से हम पानी लेकर आए हैं जो मुश्किल से मार्च तक, मैक्सिमम मार्च तक वो स्टार्ट हो जाएगा और मिनरल जैसा पानी मिलेगा। हमारे यहाँ पर बेसिक पानी की गुणवत्ता ही खराब है और जब बेसिक पानी की गुणवत्ता खराब है तो उस पानी की गुणवत्ता को हमको ठीक करना होगा। जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने यमुना एवं गंगा के शुद्धिकरण का अभियान चलाया है। आगरा में पानी साफ करने के पारंपरिक तरीके अब बेअसर हैं। यमुना एक्शन प्लान आगरा में जल प्रदूषण खत्म करने में नाकाम रहा है। अब चुनाव है तो नेता साफ पानी को लेकर लोगों से बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी की कई हिदायतों के बाद भी यमुना की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं आया है। केंद्र और राज्य सरकारों ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन समाधान नदारद है। जरूरत है एक ऐसी कारगर युक्ति पर काम करने की जिससे आगरा की जल समस्या का निवारण हो सके। आगरा से कैमरामैन शिव कुमार के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। पोल्ट्री उद्योग के लिए खुर्जा की देश भर में अलग पहचान है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये औद्योगिक नगर हस्तशिल्प का केंद्र है, लेकिन नोटबंदी की मार इस कला पर भी पड़ी है। यही वजह है कि यहाँ पर नोटबंदी बड़ा चुनावी मुद्दा बना हुआ है। पोल्ट्री उद्योग में खुर्जा की धाक 300 साल पुरानी है। 1500 कारखानों में करीब 50,000 मजदूर यहाँ काम करते हैं। देश विदेश तक खुर्जा के फैले कारोबार के चलते यहाँ के लोगों का सीधा मुकाबला चीन से रहता है, लेकिन सरकारी उपेक्षा और लाल फीताशाही के चलते ये उद्योग अभी बेहाल है। गवर्नमेंट हमारी काम पे ध्यान नहीं दे रही है। इस पे तो हमारा टैक्स खत्म हो जाना चाहिए। अगर हम ये माल पकाते हैं किराए पर और फिर उसको बाहर बेचने ले जाते हैं तो उसका जो हमें वो टैक्स है वो मार देता है। इसलिए हमारा काम यहाँ सही नहीं हो पा रहा। एक तो सरकारी उपेक्षा, ऊपर से नोटबंदी ने उद्योग की कमर तोड़कर रख दी है। इन तीनों कारखानों में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे। 2-3 महीने पहले जो मजदूर काम छोड़कर गए थे उनमें से आधे अब तक नहीं लौटे हैं। इस टाइम कारोबार बिल्कुल ठप है। 3 महीने से इतने परेशान है, पैसे से परेशान है। इस टाइम लेबर को काम नहीं है देने के लिए। क्या नोटबंदी की भी परेशानी है, तो कारोबार बिल्कुल ठप है हमारा। पोल्ट्री नगरी के जो लेबर है वे भी सब कई महीने पहले छुट्टी चले गए। बहुत ज्यादा परेशानी आई है। नोटबंदी के नाते उनको पैसा नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा, क्या करेगी पब्लिक। कारोबारियों का कहना है कि खुर्जा से करीब 8,000 मजदूर पलायन कर चुके हैं। नतीजा ये हुआ कि कई कारखानों में ताले लग गए। जहां काम भी चल रहा है उसकी रफ्तार पहले के मुकाबले बहुत सुस्त है। पोल्ट्री कारोबारियों का दावा है कि इससे न सिर्फ खुर्जा
बल्कि देश भर में लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ा है। पूरे देश से जुड़ा हुआ रोजगार है ये। आप देखिए, ट्रांसपोर्टिंग होती है, पूरे देश की ट्रांसपोर्टिंग होती है, पूरे देश के हर जिले में होलसेलर बैठे हुए हैं, हर तहसील में लगभग बैठे हुए हैं। उन होलसेलरों से जुड़े हुए, फुटपाथ पर बेचने वाले, शोरूमों में सेल करने वाले और उन होलसेलरों से जुड़े हुए फेरी करने वाले लोग जुड़े हुए हैं। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाखों लोग जुड़े हुए हैं इंडस्ट्री से पूरे देश के। ये चेक चालू हो गई, हमें कैश ना मिल रहा, सारी परेशानी चल रही है। डीजल पेट्रोल पे परेशानी चल रही है। अब ये कभी बढ़ जा कभी घट जा, 46 से 57 रुपए पहुंच गया फिर डीजल। तो सारी परेशानी चल रही है गाड़ी वालों को। तो पिछले चुनाव में यहां कांग्रेस को जीत मिली थी। इस बार फिर सपा कांग्रेस गठजोड़ के तहत कांग्रेस को यहां टिकट मिला है, लेकिन बीएसपी और बीजेपी ने भी यहां पूरा जोर लगा रखा है। राजनीतिक पार्टियां इन दिनों पोल्ट्री उद्योग को बेहतर बनाने के दावे तो कर रही है, लेकिन फिलहाल यहाँ के लोग ठप पड़े कारोबार से उबर नहीं पा रहे। खुर्जा के पोल्ट्री इंडस्ट्री के साथ पहले भी चुनौतियां कोई कम नहीं थी, लेकिन नोटबंदी के फैसले के बाद यह उद्योग काफी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है और साथ ही साथ तमाम श्रमिक और कारीगरों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। कैमरामैन संजय कुमार के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, खुर्जा। और अब बात उत्तराखंड की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उत्तराखंड में सत्ताधारी कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड में बीजेपी 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। अमित शाह ने भाषण में नरेंद्र मोदी की करिश्माई छवि को उभारने की कोशिश की। विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए घनसाली पहुंचे अमित शाह ने हरीश रावत सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि बीते 5 साल में उत्तराखंड में भ्रष्टाचार और अराजकता का बोलबाला रहा है। 5 साल के अंदर इस उत्तराखंड के अंदर भ्रष्टाचार, अराजकता, बदहाल कानून और व्यवस्था, घटते हुए पर्यटक, इस सारी समस्याओं से उत्तराखंड को समस्याग्रस्त कर दिया। उत्तराखंड राज्य बनाने का श्रेय लेते हुए अमित शाह ने कहा कि बीजेपी प्रदेश की तरक्की के लिए प्रतिबद्ध है। अमित शाह ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार केंद्र की मदद को भी सही ढंग से इस्तेमाल करने में नाकाम रही है। घनसाली चारों धाम यात्रा का एक अहम पड़ाव है, लिहाजा उन्होंने दावा किया कि 4 धाम यात्रा को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार जी जान से जुटी है। 12,000 करोड़ रुपए का खर्च कर 900 किलोमीटर का रास्ता विदेशी तकनीक से 4 धाम तक गाड़ी लेकर पहुंच पाए, इस प्रकार का बनाने की शुरुआत कर दी है। अमित शाह ने भाषण में 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा उठाया। साथ ही कांग्रेस सरकार पर विधायकों के खरीद फरोख्त का भी आरोप लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के वक्त ही गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी। 1992 में तो इसे उत्तराखंड क्रांति दल ने बाकायदा राजधानी भी घोषित कर दिया, लेकिन 2000 में राज्य बना और तब से गैरसैंण का मामला अधर में लटका हुआ है। सरिता भंडारी ने गैरसैंण में एक छोटा सा होटल बना रखा है। गाय बगाहे कोई बाहर से आ भी जाता है, जिससे उनकी रोजी रोटी चल रही है। रजिस्टर में दर्ज आंकड़े बताते हैं कि होटल में रुकने वालों की तादाद मुट्ठी भर है। गैरसैंण में होटल बनाते वक्त सरिता को काफी उम्मीदें थी। उन्हें लगा कि गैरसैंण अगर राजधानी बन गया तो उनका व्यवसाय चल निकलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हमने कहा राजधानी बनेगी, रोडें अच्छी होंगी, यहाँ पे काफी मतलब बड़े बड़े लोग आएंगे तो हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा, पर उस हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। सरिता ही नहीं, गैरसैंण में ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो राजधानी की उम्मीद में यहाँ पर व्यवसाय चलाने में जुटे हैं। गैरसैंण के लोगों की उम्मीदें टूटी नहीं हैं। सबको लगता है कि बस एक बार सरकार गैरसैंण को राजधानी घोषित कर दे तो इलाके का कायाकल्प हो जाएगा। विकास होगा। हमारे जो बेरोजगार युवक हैं यहाँ से भटक कर बाहर जाते हैं, छोटी मोटी नौकरियां करते हैं, वो नौकरियां यहाँ पर मिल सकेंगी और जनता को फायदा होगा। यहाँ पर जो है कई क्षेत्र में विकसित होंगे, अच्छी स्कूलें खुलेगी।
फिलहाल देहरादून राज्य की अस्थायी राजधानी है, लेकिन राज्य आंदोलन के दौर से ही गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग जारी है। एक बार फिर जब इस मांग ने जोर पकड़ा तो सरकार ने 9 जून से 12 जून 2014 के बीच गैरसैंण में विधानसभा की पहली बैठक की। एक बार फिर बीते साल 17 और 18 नवंबर को यहां पर विधानसभा का सत्र आयोजित किया गया। 2014 से यहां विधानसभा भवन बनना भी शुरू हुआ, जहां आज भी काम जारी है। राजधानी नहीं बनाए जाने को लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। गैरसैंण में विधानसभा बन गई, सचिवालय बन चुका, पर अभी हमको तमाम एमिनिटीज नहीं दे पाए। हमें 1000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है और मिनिमम 500 करोड़ केंद्र सरकार हमको पैसा नहीं देती। जो कुंभ के लिए नहीं पैसा देती, आपदा के लिए नहीं पैसा देती, वो हमें राजधानी बनाने का यश कैसे लेने देगी। हमने तो विधानसभा के अंदर 2 घंटे की चर्चा कराई गैरसैंण के बारे में, और गैरसैंण राजधानी का जो हमारा प्रस्ताव था वो कांग्रेस ने गिरा दिया, क्योंकि बहुमत उनका था। दूसरी तरफ उत्तराखंड क्रांति दल और उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी का दावा है कि कांग्रेस और बीजेपी लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है और गैरसैंण उनके एजेंडे में है ही नहीं। बीजेपी और कांग्रेस ने का कभी मकसद ये राज्य बनाना नहीं रहा, दोनों राज्य विरोधी रहे, इसलिए उनको गैरसैंण का मतलब पता ही नहीं है। और यही कारण है कि आज भी वो केवल गैरसैंण का उपयोग अपने चुनावी फायदे के लिए कर रहे हैं, राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं। राज्य के लोग चाहते हैं कि अगर पर्वतीय क्षेत्रों का विकास करना है, गैरसैंण होनी चाहिए, लेकिन उनके लिए उनको गैरसैंण राज नहीं आता, क्योंकि वो इस राज्य में जो माफिया राज है, शराब माफिया, खनन माफिया, नौकरशाहों की जो तिकड़ी माफियाओं के साथ जुड़ी है, वो इसके खिलाफ है। गैरसैंण को लेकर लोगों का भावनात्मक जुड़ाव है। स्थानीय लोगों को लगता है कि अगर जल्द ही इसे राजधानी घोषित नहीं किया गया तो एक बार फिर से बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव एक बार फिर सर पे है और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां गैरसैंण के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए गैरसैंण का राजधानी बनना आज भी तिलिस्म बना हुआ है। कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी, गैरसैंण। और अब बात मणिपुर की। मणिपुर में पहले दौर के मतदान के लिए नामांकन भरने का सिलसिला मंगलवार से शुरू हो गया है। प्रदेश के 38 सीटों पर पहले दौर में वोटिंग होनी है। उम्मीदवार 14 फरवरी तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं, जबकि 16 फरवरी को चुनाव आयोग इन पत्रों की जांच करेगा। नाम वापसी की आखिरी तारीख 18 फरवरी मुकर्रर की गई है, जबकि पहले दौर की सभी 38 सीटों पर 4 मार्च को मतदान होगा। प्रदेश की बाकी 22 सीटों पर 9 फरवरी से उम्मीदवार नामांकन पत्र भर सकेंगे। इन सीटों पर 8 मार्च को मतदान होना है। प्रदेश की सभी 60 सीटों के नतीजे बाकी 4 राज्यों के साथ 11 मार्च को आएंगे। और इसी के साथ फिलहाल हमारे खास बुलेटिन लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।